नमस्कार, मैं मानसून सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम फिर से बात करेंगे नियमितीकरण को लेकर। नियमितीकरण के संबंध में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाली जी से। सर, न्यूज़ सिटी 24 में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने लगातार बैठक रखी है, कांकेर में बैठक रखी, कोरबा में बैठक रखी, हाल ही में आप लोगों ने अभी जांजगीर में भी बैठक रखी थी, उसके अलावा और भी अन्य जिलों में बैठक रखी गई थी। क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले जी, आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 100 दिन के अंदर कमिटमेंट किया था और उसको पूरा किया, उसको लेकर काफ़ी उत्साहित है और सरकार से ये आशा भी करते हैं कि कमेटी तो बन गई 5 IAS लोगों की, लेकिन उसमें मेंबर जो बनने थे, जैसा कि घोषणा पत्र में लिखा है, मोदी की गारंटी में लिखा है, तो कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी को भी उसमें मेंबर बनाना था, वो नहीं हो पाया है। चूँकि आचार संहिता लग गया इसलिए वो काम डिले हुआ है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो कमेटी मेंबर भी हमारे साथी लोग बनेंगे। तो हम लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ करना पड़ेगा, उनको भी लगना चाहिए कि हमने मतलब हमारी ओर से भी उनके लिए सहानुभूति रही है, समर्थन रहा है। तो निश्चित तौर पे जब उनकी बारी आएगी तो वो हमारा भी काम करेंगे। तो इसी को लेकर हम लगातार अलग अलग जिले में दौरा कर रहे हैं। हम अभी मरवाही में भी दौरा करके आए हैं, जांजगीर में बैठक हुई है, बिलासपुर में बैठक हुई है, रायपुर में भी लगातार चल रही है। तो सभी लोकसभा को लगभग हमने कवर किया है। राजनांदगांव से भी हम लोग होके आए थे, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। तो लगातार बैठकें चल रही है। क्या नियमित कर्मचारियों की आगे भी बैठक का दौर जारी रहेगा? जी, आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी आचार संहिता लगा था तो कई लोगों का कहना था कि आचार संहिता लगा है तो कुछ अलग तरीके से नियमितीकरण के संबंध में कार्रवाई की जानी चाहिए। तो देखिए, लोकतंत्र में हमें जिस प्रकार से 3 तरीके से हम अपनी मांगों को मनवा सकते हैं, न्यायपालिका के माध्यम से, कार्यपालिका के माध्यम से और विधायिका के माध्यम से। तो देखिए, कार्यपालिका के माध्यम से जिस प्रकार से हमको चाहिए था, कमिटी जो बनाई गई है वो पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जो हमारे जो IAS अधिकारी हैं वो निर्णय करके देंगे। तो उस पर भी हम लोगों ने जीत हासिल कर ली है कि 5 IAS लोगों की कमेटी बनी है, मतलब कार्यपालिका से काम हो गया। विधायिका से काम करने के बाद तो चूँकि घोषणा पत्र में शामिल करना था, वो नेता लोगों के अंतर्गत आता था, वो चीज़ पे भी हम लोगों ने जीत हासिल करी है। इसके बाद आता है न्यायपालिका के माध्यम से नियमितीकरण का रास्ता निकाला जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने बिलासपुर हाईकोर्ट में एक केस फाइल किया था। ये केस नंबर बता रहा हूँ, WPS 2618/2024। ये आज ही मेरा हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है, जिसकी हियरिंग आज होगी। तो हम जो 10 साल पूरा कर चुके हैं, लगातार 10 साल जिन लोग काम कर चुके हैं, चाहे वो संविदा हो, दैनिक वेतनभोगी हो, ठेका कर्मचारी हो, प्लेसमेंट कर्मचारी हो, किसी प्रकार के जो कर्मचारी हैं जिन्होंने लगातार 8 घंटे काम करते हुए 10 साल पूरा कर चुका है, वो लोग नियमितीकरण के पात्र हो सकते हैं। उसके संबंध में हमने बिलासपुर हाईकोर्ट में केस दर्ज किया है। तो न्यायपालिका के माध्यम से भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और कानूनी लड़ाई लड़ते हुए जो है इस नियमितीकरण के रास्ता को पाने का एक रास्ता हमने ये भी इस आचार संहिता के बीच में निकाला है। तो हम लगातार हर पायदान पे अपनी आंदोलन को जारी रखे हैं। जैसा समय मिलता है उसके अनुसार आंदोलन करते हैं, अलग अलग पक्ष पे, अलग अलग मंच पे जाते हैं। इसके अलावा नियमित कर्मचारियों की नियमितीकरण के लिए और क्या प्लानिंग है? जी, आपको बताना चाहूँगा, 7 तारीख मतलब कल के दिन ही मतदान है और मतदान के बाद लगभग आचार संहिता शिथिल हो जाएगी। जो हाई प्रोफाइल अभी धारा 144 वाली स्थिति बनी हुई है, वो थोड़ी सी शिथिल होगी। तो हम लगातार सभी संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों को रायपुर राजधानी में बुलाएंगे, उनके प्रदेश की कार्यकारिणी को भी साथ में बुलाएंगे। हर बार की बैठक में ये होता था, केवल प्रदेश अध्यक्ष 1-2 लोग आ जाते थे उनके संगठन से और उसके बाद बैठकें हो जाती थी और वहाँ निर्णय ले लिया जाता था। लेकिन नीचे के स्तर के जो कर्मचारी हैं उन लोगों को पूरी जानकारी नीचे तक नहीं जा पाती थी कि हम एक्चुअल में क्या करना चाह रहे हैं, और कभी ऊपर नीचे मिसमैच हो जाता था। तो नीचे के कर्मचारी बहुत सारी चीज़ों में नाराज़ हो जाते थे। तो हम लोगों ने इस बार के बैठक को ये निर्णय लिया है कि जैसे कोई भी संगठन आ रहे हैं, जैसे कि विद्युत विभाग से भाई अपने चुम्बन साहू जी यहाँ पर मेरे साथ में हैं। तो जब विद्युत विभाग के कर्मचारियों को हम लोग बुलाएंगे अपनी बैठक में, तो उनके प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महामंत्री, पूरे जिला अध्यक्ष, उनकी पूरी कार्यकारिणी के साथ हम बैठक करेंगे और आगे की प्लान बताएंगे। चूँकि आगे का प्लान सिर्फ यही है कि कैसे भी करके हमको कमेटी में घुसना है। क्योंकि जैसे अगर विद्युत विभाग का कोई चीज़ है, अगर ठेका हटाना है ना, 6,000 8,000 में इन लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नौकरी करते हैं और कुछ हो जाता है, कोई बिजली से चिपक जाता है, कोई बिजली से ख़त्म हो जाता है, तो उनको ना कोई कंपनी मुआवजा देती है, ना ठेकेदार कोई मुआवजा मिलता है। तो इस संबंध में कम से कम कुछ ठोस प्रावधान हो, ठेका हटे या फिर डायरेक्ट विभाग से इनको वेतन मिले, इनका समायोजन किया जाए, या फिर सेंट्रल वेतनमान जो है वो कम से कम दे, सम्मानजनक 15 से 18,000 रुपये इनकी सैलरी बने। तो इस टाइप की इनकी जो मांगे हैं, स्वच्छता दीदी लोग हैं, जैसे उन लोगों को अवकाश नहीं मिलता है। अब आप सोचिए कि पूरी महिलाएं वहाँ पर लगभग 90% महिलाएं डोर टू डोर कैंपेनिंग डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करती है। उनके लिए भी अगर देखा जाए तो
एक दिन का अवकाश किसी का भी ह्यूमन राइट है। अब संविधान में भी ये प्रावधान था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी संविधान में जो प्रावधान किए थे, जिसके तहत हमको मातृत्व अवकाश भी मिलता है, पितृत्व अवकाश भी मिलता है, फिर साप्ताहिक अवकाश भी मिलता है। और मैं आपको छत्तीसगढ़ में ये भी बताना चाहूँगा कि इवन पुलिस वालों को भी सप्ताह में एक दिन अवकाश दिया जाता है। बिजली विभाग के भी कर्मचारियों को सप्ताह में अवकाश मिलता है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी रोस्टर नियम से उनको भी अवकाश मिल जाता है। लेकिन ये स्वच्छता दीदी पूरे के पूरे 365 दिन अपना काम करते हैं, और अगर एक दिन भी अवकाश करते हैं तो इनको या तो नौकरी से निकाल दिया जाता है या फिर इनकी सैलरी काट दी जाती है। तो इनका संवैधानिक हक है, इनका अधिकार है कि बहुत ही कम सैलरी में 6,000-7,000 की सैलरी में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो एक दिन का साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए। ऐसी बहुत सारे विभागों की अलग अलग बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हम सारे विभागों के प्रदेश पूरी टीम को बुलाएंगे और एक बढ़िया से एक प्लानिंग तैयार करेंगे, और जिसको हम शासन तक पहुंचाएंगे, और शासन के माध्यम से नियमितीकरण जिनका हो सकता है होगा, और जिनका नहीं हो सकता उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनके मानदेय वृद्धि करना है या किसी का ईपीएफ कटौती नहीं हो रहा है वो करना है, वो सारी चीज़ों को हम लोग प्लानिंग करेंगे। अभी आने वाले 1 महीना में केवल और केवल रायपुर राजधानी में सभी लोगों का बैठक करना है। अध्यक्ष जी, कल यानी कि 7 मई को छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण की चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तो कर्मचारियों से क्या अपील करेंगे आप? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि देखिए, देश का ये सबसे बड़ा त्यौहार होता है लोकतंत्र, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है बोलते हैं वो भारत का लोकतंत्र माना जाता है। लगभग 100 करोड़ से भी अधिक हैं। तो अगर आपको सरकार से कोई सवाल उठाना है या सरकार के ऊपर अगर उंगली उठानी है, तो आपको इस उंगली में काला निशान जो होता है वो कल के डेट में लगाना पड़ेगा। तभी आप उस सरकार से या जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं उन लोगों को सवाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ये स्याही नहीं लगाई तो अगर आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं होगी, चाहे आपको रोड नाली की समस्या है, रोजगार की समस्या है, महिलाओं की सुरक्षा की समस्या है, या अपने व्यवसाय की समस्या है, इस टाइप की कोई भी समस्या है, तो आप क्या मुंह लेके जाएंगे अपने जनप्रतिनिधि के पास या अपने नेता के पास जब आप वोट ही नहीं करेंगे। तो लोकतंत्र में आप मजबूती के साथ वोट दीजिए, आप निष्पक्ष होकर वोट दीजिए, बिना डर भय के साथ आप वोट दीजिए, और इस लोकतंत्र के त्यौहार को उत्साह के साथ मनाइए, और अधिक से अधिक संख्या में आस पड़ोस के भी लोगों को मोटिवेट करके, क्योंकि सारे लोग कर्मचारी अगर हैं तो वो पढ़े लिखे हैं, वो सबको मोटिवेट भी करते हैं। तो आस पड़ोस के लोग को भी देखिए कि कौन वोट करने नहीं जा रहा है, और अधिक से अधिक संख्या में वोट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, आपका भी धन्यवाद। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी, जिनसे आज हमने बात की है बैठक को लेकर, साथ ही नियमितीकरण की जो आगे की प्लानिंग है उसको लेकर, और साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर कर्मचारियों से अपील की है, उस संबंध में आज हमने बात की। बने रहिए न्यूज़ 24 में। धन्यवाद।